सोनापुर एक छोटा सा गांव था। सर्दियों में यहाँ ठंड बहुत तेज पड़ती थी। सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहता और ठंडी हवाओं से पूरा गांव सिकुड़ा सा लगता। इसी गांव में रामलाल, उसकी पत्नी सीता और उनकी बेटी राधा रहते थे। ठंड चाहे जितनी भी हो, रामलाल रोज गांव के लोगों के खेतों में काम करने निकल पड़ता। फावड़ा चलाना, पानी देना, फसल काटना, जो काम मिलता वह चुपचाप कर देता। जिंदगी साधारण थी, आमदनी कम थी, पर परिवार साथ था। सर्दी सीता पर बहुत भारी पड़ती थी। ठंड बढ़ते ही उसकी खांसी और बदन दर्द तेज हो जाता। दवाइयों और इलाज का खर्च बढ़ता गया और रामलाल की मेहनत उसके सामने कम पड़ने लगी। दिन में रामलाल ठिठुरते हाथों से मजदूरी करता और रात को ठंडी हवा में पत्नी की खांसी सुनकर अलाव के पास बैठा चुपचाप चिंता करता रहता। सर्दियों की सुबह थी। ठंड के बावजूद रामलाल जल्दी उठ गया। सीता खांसी के साथ करवट बदल रही थी। राधा माँ के पास बैठी चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ सीता। आज कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। खाली हाथ नहीं लौटूंगा इस बार। तुम्हारी दवा भी लानी है और घर के लिए थोड़ा राशन भी। तुम बस हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। बाबा, ठंड बहुत है, आप जल्दी लौट आना। ज्यादा देर बाहर मत रहना और अगर काम मिल जाए तो खुद का भी थोड़ा ध्यान रखना। राधा ठीक कह रही है रामलाल, ठंड सच में बहुत तेज है। अपने आप को ज्यादा मत थकाना। काम मिल जाए तो करना, पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम दोनों मेरी इतनी चिंता मत किया करो। मैं ठीक हूँ, काम भी संभाल लूंगा और खुद का भी ध्यान रखूंगा। तुम बस दवा समय पर लेती रहना। ज्यादा ठंड लगे तो कंबल ओढ़ लेना। मैं कोशिश करूंगा आज थोड़ा जल्दी लौट आऊं। इतना कहकर रामलाल घर से बाहर निकल गया। सर्द हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और गांव की गलियां अभी आधी सोई हुई थीं। कुछ लोग दरवाजे पर खड़े आसमान की ओर देखते हुए दिन की शुरुआत कर रहे थे। रामलाल तेज कदमों से आगे बढ़ता गया। वह एक एक खेत की तरफ जा रहा था। उम्मीद थी कि कहीं न कहीं आज उसे काम मिल ही जाएगा। उसके मन में बस एक ही चिंता थी, शाम को घर खाली हाथ नहीं लौटना है। रामलाल चलते चलते गांव के बाहर वाले बड़े खेत तक पहुंचा। वहां जमींदार खड़ा था और मजदूरों को काम बांट रहा था। कुछ मजदूर पहले ही फावड़ा लेकर खेत में जुट चुके थे। ठंडी हवा में मिट्टी की सख्त गंध चारों तरफ फैल रही थी। राम राम जमींदार जी, आज कोई काम मिल जाएगा क्या? सुबह से काम की तलाश में घूम रहा हूँ। घर में हालात ठीक नहीं है मालिक। आज की मजदूरी बहुत जरूरी है। जो काम कहेंगे बिना रुके कर दूंगा। काम तो है, खेत की सख्त मिट्टी तोड़नी है, फावड़ा चलाना पड़ेगा। कर पाओगे? आधा अधूरा काम मुझे पसंद नहीं है। शाम तक पूरा खेत साफ चाहिए। बीच में आराम करने की आदत हो तो अभी बता दो। मेहनत करोगे तो ही मजदूरी मिलेगी। कर पाऊंगा जमींदार जी, आप चिंता मत कीजिए। आधा अधूरा काम करना मेरी आदत नहीं है। शाम तक पूरा खेत साफ कर दूंगा। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता मैं। बस एक मौका दे दीजिए। ठीक है, अगर इतना भरोसा है तो लग जाओ काम पर। सूरज ढलने से पहले काम पूरा होना चाहिए। कोई शिकायत मिली तो मजदूरी काट लूंगा। मेरे खेत में ढिलाई नहीं चलती। मेहनत करोगे तो ही दाम मिलेगा। इतना कहकर जमींदार आगे बढ़ गया। रामलाल ने बिना एक शब्द और बोले फावड़ा उठाया और सख्त मिट्टी पर पहला वार किया। अब बातों का समय खत्म हो चुका था। सिर्फ मेहनत ही उसके हक में बोल सकती थी। हर वार के साथ वह अपनी चिंता भी मिट्टी में दबाता जा रहा था। उसके मन में बस अपनी पत्नी सीता और बेटी राधा का चेहरा घूम रहा था। सूरज ढलते ढलते खेत का काम पूरा हो गया। रामलाल ने फावड़ा एक तरफ रखा और खड़ा होकर जमींदार की तरफ देखने लगा। जमींदार खेत में आया और चारों तरफ नजर घुमाई। काम ठीक किया है, ठीक से साफ हुआ है। सच कहूं तो उम्मीद से अच्छा किया है तुमने। इतनी सख्त मिट्टी हर कोई नहीं तोड़ पाता। मेहनती आदमी लगते हो रामलाल, ऐसे ही काम करते रहो। जमींदार ने रामलाल की मेहनत देखकर उसे पूरे पैसे दे दिए। रामलाल ने चुपचाप मजदूरी ली और सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। पैसे लेने के बाद वह सीधे बाजार की ओर निकल गया। उसके मन में साफ था कि आज घर खाली हाथ नहीं जाना है।
कुछ ही देर में रामलाल दवाइयां और सब्जी लेकर घर पहुंच गया। घर के अंदर राधा बैठी थी। पिताजी को देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आप आ गए? आज देर हो गई थी। मैं सोच रही थी काम ज्यादा मिल गया होगा। आप थक तो नहीं गए? आज खेत की सख्त मिट्टी तोड़नी थी, इसलिए देर हो गई। काम पूरा करने में समय लग गया। वापस आते हुए बाजार रुक गया था। तुम्हारी दवा ले आया हूँ और थोड़ी सब्जी भी ले आया। आप हर रोज इतनी मेहनत करते हैं, भगवान आपको ताकत दे। आपके बिना ये घर कैसे चलेगा, यही सोचकर मन घबरा जाता है। जब तक तुम और राधा साथ हो, मुझे किसी बात का डर नहीं। तुम दोनों ही मेरी ताकत हो। तुम्हारी मुस्कान देख लेता हूँ तो सारी थकान अपने आप उतर जाती है। रामलाल की बात सुनकर सीता ने हल्की मुस्कान दी। उस छोटे से घर में एक पल का सुकून छा गया। राधा पास खड़ी थी और दोनों की नजरें आपस में मिली। रामलाल मन ही मन सोच रहा था, कल फिर मेहनत का लंबा दिन होगा, लेकिन घर में उनका साथ होने से मन में उम्मीद और भरोसा था। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी घर के अंदर धीरे धीरे फैल रही थी। रामलाल फिर जल्दी उठ गया। उसका मन फिर से काम की तलाश में था। राधा पास खड़ी थी और उसकी आंखों में पिता के लिए चिंता झलक रही थी। सीता भी थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उसने मुस्कान बनाकर रामलाल को हौसला दिया। आज फिर काम ढूंढना होगा, लेकिन घर खाली हाथ नहीं लौटूंगा। किसी भी खेत में काम मिले, मैं पूरे दिन मेहनत करूंगा। घर चलाने के लिए ये बहुत जरूरी है। रामलाल घर से बाहर निकल पड़ा और गांव की तरफ बढ़ा। लोग अपने अपने खेतों की ओर जा रहे थे। रामलाल ने एक एक खेत की ओर नजर दौड़ाई और सोचा कि आज किसी न किसी जगह काम मिल ही जाएगा। हर कदम के साथ उसका मन एक ही बात कह रहा था, आज काम मिलेगा, घर के लिए कुछ लाना है। कुछ दूरी पर जमींदार का बड़ा खेत दिखा। रामलाल ने सीधे वहां जाने का निर्णय लिया। राम राम जमींदार जी, आज कोई काम मिल जाएगा क्या? कल आप ही ने मुझे काम दिया था, इसलिए उम्मीद है कि आज भी कुछ मिलेगा। आज तो मेरे पास काम नहीं है रामलाल। सारा खेत पहले ही साफ हो चुका है, फसल कट गई है और गांव में भी सभी का काम पूरा हो चुका है। तुम्हारा आज काम मिलना मुश्किल है। कल शायद फिर कुछ हो, लेकिन आज सच में कुछ नहीं है। ठीक है जमींदार जी, धन्यवाद। मैं कहीं और देख लेता हूँ, शायद काम मिल जाए। रामलाल धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसका मन सोच रहा था, कहाँ काम मिलेगा, कैसे घर का खर्च पूरा होगा। गांव में कई खेत थे, तो कहीं उम्मीद मिल सकती थी। रामलाल ने ठान लिया कि आज खाली हाथ लौटना नहीं है। कुछ दूरी पर एक और बड़ा खेत दिखा। रामलाल ने सोचा कि वहां जाकर काम मांगता हूँ। वह थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन घर के लिए कुछ लेकर लौटना उसका उद्देश्य था। सोचा, आज कुछ भी करके घर के लिए कमाई करनी है। उसने कदम और तेज किए और खेत की तरफ बढ़ा। राम राम मालिक, अगर कोई काम हो तो बता दीजिए। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। सुबह से काम की तलाश में हूँ, खाली हाथ लौटना नहीं चाहता। जो भी काम देंगे पूरी लगन से करूंगा। रामलाल, आज तुम्हारे लिए काम नहीं है। जिस हिस्से की सफाई बची थी वो भी सुबह ही पूरा करवा दिया। अभी खेत में कोई काम बाकी नहीं है। मालिक, अगर छोटा मोटा भी कुछ हो तो बता दीजिए, मैं देर तक रुक जाऊंगा। खेत के किनारे की सफाई ही करवा लीजिए या मेड़ ठीक करवा दीजिए। मैं पूरा दिन लगा दूंगा, बस थोड़ा सा काम मिल जाए। रामलाल, मैंने कहा ना, आज सच में कोई काम नहीं बचा। सब कुछ पहले ही हो चुका है। मैं बेकार में तुम्हें रोके रखना नहीं चाहता। ठीक है मालिक, अगर आगे कभी जरूरत हो तो याद कर लीजिएगा। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। पूरा दिन बीत गया, लेकिन रामलाल को कहीं काम नहीं मिला। वह चलता रहा, पर अब उसने तय कर लिया था कि आज और कहीं काम की तलाश में नहीं जाएगा। गांव में शायद अब किसी के पास काम बचा ही नहीं था। उसने मन को समझाया और घर की ओर कदम बढ़ा दिए। आज उसे खाली हाथ ही लौटना था। कुछ ही देर में वह घर पहुंच गया। अंदर सीता बैठी थी और राधा पास खड़ी थी। बाबा, आज काम मिला? आप सुबह से बाहर थे। मैं बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। सोचा था आज आप कुछ खुशखबरी लाएंगे। नहीं बेटी, आज कहीं काम नहीं मिला। पूरे गांव में काम लगभग खत्म हो चुका है।
जहां जहां गया सबने यही कहा कि काम पूरा हो गया। बहुत कोशिश की पर आज किस्मत साथ नहीं दे पाई। सोचा था कुछ लेकर आऊंगा पर आज खाली हाथ लौटना पड़ा। बाबा, आप चिंता मत कीजिए। आपने कोशिश की, वही सबसे बड़ी बात है। कल फिर काम मिल जाएगा। हम सब साथ हैं ना, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज नहीं मिला तो क्या हुआ, कल फिर कोशिश करना। भगवान मेहनत करने वालों को कभी खाली में ही रखते। तुम दोनों की बातें सुनकर दिल को थोड़ा सहारा मिलता है। आज खाली हाथ आया हूँ लेकिन कल फिर पूरी कोशिश करूंगा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। रामलाल की आवाज में थकान थी, लेकिन इरादों में कमजोरी नहीं। सीता और राधा चुपचाप उसे देख रही थी। उस घर में हालात कठिन थे, पर एक दूसरे का साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। अगले दिन भी रामलाल सुबह जल्दी उठकर काम की तलाश में निकल पड़ा। वह पूरे गांव में घूमता रहा, एक खेत से दूसरे खेत तक, लेकिन हर जगह से वही जवाब मिला, काम पूरा हो चुका है। दिन चढ़ता गया और उसके कदम थकते गए। दोपहर बीत गई, फिर शाम होने लगी, पर रामलाल को कहीं काम नहीं मिला। आज भी उसे खाली हाथ ही घर लौटना था। लगातार दूसरे दिन काम न मिलने से उसके मन में चिंता और गहरी हो गई, क्योंकि अब सीता की दवाई भी लगभग खत्म हो चुकी थी। शाम ढल चुकी थी। रामलाल फिर खाली हाथ घर पहुंचा। घर के अंदर माहौल पहले से ज्यादा भारी था। बाबा, क्या हुआ? आज भी काम नहीं मिला? माँ की दवाई भी खत्म हो गई है। उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई है। खांसी बढ़ गई है और वो बहुत कमजोर लग रही हैं। सीता, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि दवाई खत्म हो गई है? मैं कोशिश कर रहा था काम ढूंढने की। बस एक दिन और संभल जाओ, कल सुबह सबसे पहले दवाई लेकर आऊंगा। आप खुद को दोष मत दीजिए। आपने पूरी कोशिश की है। मैं ठीक हो जाऊंगी, बस थोड़ी थकान है। तुम बस हिम्मत रखो सीता, मैं अभी किसी से उधार भी मांग लूंगा। दवाई आज ही लाने की कोशिश करूंगा। नहीं, अभी रात हो गई है। तुम थक गए हो, सुबह चले जाना। राधा एक कोने में खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सीता की खांसी बढ़ती जा रही थी और हर खांसी के साथ रामलाल का दिल जैसे कांप उठता था। घर में उस रात शांति नहीं, सिर्फ चिंता और इंतजार था। सुबह की पहली रोशनी घर के अंदर आई। रामलाल की आंखें रात भर ठीक से लगी ही नहीं थीं। वह सीता के पास ही बैठा रहा। अचानक उसने महसूस किया, आज सीता की सांसें पहले से बहुत धीमी थीं। सीता, उठो, देखो सुबह हो गई है। मैं अभी दवाई लेने जाता हूँ। लेकिन सीता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें आधी खुली थीं और चेहरा बिल्कुल शांत। राधा भी पास आ गई। घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। सीता की सांसें अब थम चुकी थीं। दोनों ने तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाया। कुछ ही देर में डॉक्टर आया। उसने सीता की नब्ज देखी, सांसें जांची, फिर कुछ पल चुप रहा। डॉक्टर ने धीमे स्वर में कहा, बीमारी काफी बढ़ चुकी थी, दवाई समय पर नहीं मिल पाई, शरीर बहुत कमजोर हो गया था, अब ये नहीं रही। डॉक्टर के शब्द सुनते ही रामलाल की आंखें खाली सी हो गई। उसे जैसे कुछ समझ ही नहीं आया। राधा माँ के पास बैठकर रोने लगी। घर में सन्नाटा और आंसू ही बाकी थे। रामलाल धीरे से जमीन पर बैठ गया। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, काश एक दिन पहले दवाई मिल जाती। वह सीता के पास चुपचाप बैठा रहा। अब उसके सामने एक नई जिम्मेदारी थी, राधा का सहारा बनना। उस छोटे से घर में अब सब कुछ बदल चुका था। गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। खुले मैदान में लकड़ियां सजाई गईं। सीता की अंतिम यात्रा चुपचाप पूरी हुई। रामलाल चिता के बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी नजरें आग की लपटों पर टिकी थीं। चेहरे पर गहरा दुख था, पर वह चुप था। आग की लपटें धीरे धीरे ऊंची उठती रहीं। गांव वाले भी शांत खड़े थे। रामलाल के मन में एक ही कसक थी, काश वह समय पर दवाई ला पाता। पर अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। उस दिन उसकी जिंदगी बदल गई। अंतिम संस्कार के बाद लोग लौट गए। रामलाल भारी कदमों से घर पहुंचा। घर वहीं था,
पर अब बहुत खाली लग रहा था। हर चीज उसे सीता की याद दिला रही थी। राधा चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। दोनों कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद रामलाल ने मन मजबूत किया। कल से फिर काम ढूंढना है। अब उसे राधा के लिए जीना होगा। अभी रामलाल इस सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि उस पर एक और मुसीबत आ पड़ी। गांव में अचानक एक अफवाह फैल गई। लोगों ने मान लिया कि सीता की मौत किसी फैलने वाली बीमारी से हुई है। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की, डर ने ही फैसला कर लिया। धीरे धीरे लोग उसके घर के पास आना छोड़ने लगे। कोई बात नहीं करता, कोई पास खड़ा नहीं होता। बात पंचायत तक पहुंची और बिना जांच के ही निर्णय ले लिया गया। रामलाल और उसकी बेटी को गांव से बाहर रहने का हुक्म दे दिया गया ताकि बीमारी फैलने का खतरा न रहे। रामलाल समझाता रह गया, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उस दिन वह समझ गया, कभी कभी इंसान को गलती की सजा नहीं बल्कि अफवाह की सजा मिलती है। पंचायत का फैसला सुनकर रामलाल भारी कदमों से घर लौटा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। घर पहुंचते ही राधा उसके पास आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हुआ। बाबा, पंचायत में क्या हुआ? सब लोग आपको क्यों बुला रहे थे? क्या किसी ने कुछ कहा है हमारे बारे में? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटी, गांव में अजीब सी बातें फैल गई हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ की बीमारी दूसरों तक फैल सकती थी। किसी ने सच जानने की कोशिश भी नहीं की। आज पंचायत में उन्होंने फैसला सुना दिया। कह रहे हैं कि हमें कुछ दिन गांव से बाहर रहना होगा ताकि उन्हें डर ना रहे। मैंने बहुत समझाया, कहा कि ये सब अफवाह है, पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। लेकिन बाबा, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? माँ तो पहले ही हमें छोड़कर चली गईं। अब लोग हमें भी दूर कर देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया बेटी। कभी कभी लोग डर के कारण सही गलत भूल जाते हैं, पर सच एक दिन सामने जरूर आएगा। तो अब हम कहाँ जाएंगे बाबा? जहां भी जाना पड़े, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम फिर से शुरुआत करेंगे। रामलाल और राधा ने आखिरी बार अपने घर को देखा। दोनों कुछ पल वहीं खड़े रहे, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। धीरे धीरे वे गांव की गलियों से होते हुए निकलने लगे। लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ दूर चलने के बाद वे गांव से लगे जंगल के पास पहुंच गए। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों की लंबी छायाएं जमीन पर फैली थीं। अब यही जगह कुछ समय के लिए उनका सहारा बनने वाली थी। थोड़ा आगे उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा सुनसान थी, लेकिन फिलहाल वही उनके रुकने की जगह बन सकती थी। रामलाल कुछ पल चुप खड़ा रहा। बेटी, अभी हमें यहीं रहना होगा। जब तक गांव वालों को सच का पता नहीं चल जाता, हम वापस नहीं जाएंगे। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। एक दिन उन्हें समझ आएगा कि उन्होंने डर में आकर फैसला किया था। तब तक यही गुफा हमारा घर है। हम मेहनत करेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे। बाबा, अगर यही हमारी जगह है अभी, तो हम यहीं रह लेंगे। माँ भी चाहती थी कि हम हिम्मत ना हारें। गांव वाले एक दिन समझ जाएंगे। मुझे आप पर भरोसा है बाबा, हम फिर से अपना घर पाएंगे। धीरे धीरे रामलाल और राधा ने गुफा को ही अपना ठिकाना बना लिया। एक कोने में उन्होंने रहने की जगह बना ली। राधा लकड़ी जलाकर छोटे से चूल्हे पर सादा खाना बनाती। धुआं गुफा में धीरे धीरे भर जाता और फिर बाहर निकल जाता। रामलाल दिन भर जंगल से लकड़ी और खाने का इंतजाम करता। शाम को दोनों गुफा के अंदर ही चुपचाप बैठते। गुफा घर तो नहीं थी, पर अब वही उनका सहारा थी। उधर गांव में लोग अपनी अपनी जिंदगी में लगे हुए थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। गांव का एक आदमी अचानक बीमार पड़ गया। घबराकर गांव वालों ने उसी डॉक्टर को बुलाया जिसने कुछ दिन पहले सीता का देहांत पुष्टि किया था। डॉक्टर गांव पहुंचा। वो मरीज को देखने आगे बढ़ा ही था कि अचानक रुक गया। उसने इधर उधर नजर घुमाई और पूछा, रामलाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा? वो गांव में नहीं है क्या? मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा। पहले तो हर जगह नजर आ जाता था। क्या वो ठीक तो है? डॉक्टर साहब, वो अब गांव में नहीं है। कुछ दिन पहले ही चला गया। दरअसल पंचायत ने उसे यहाँ से जाने को कह दिया था। लोगों को डर लग रहा था।
डर? किस बात का डर? लोगों को लगा उसकी पत्नी की बीमारी फैलने वाली थी, इसलिए सबने मिलकर उसे गांव छोड़ने को कह दिया। गांव में डर का माहौल बन गया था, कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता था। हमें लगा यही सबकी भलाई के लिए सही होगा। तुम लोग क्या सब मूर्ख हो? किस जमाने में जी रहे हो तुम? बिना सच जाने, बिना मुझसे पूछे इतना बड़ा फैसला कर लिया। मैंने साफ कहा था कि वो कोई फैलने वाली बीमारी नहीं थी। कमजोरी और इलाज की कमी से उसकी मौत हुई थी, और तुम लोगों ने अफवाह पर यकीन कर लिया। तुमने एक बेगुनाह आदमी को गांव से निकाल दिया। ये इंसाफ है तुम्हारा? अभी के अभी जाओ, रामलाल को ढूंढकर वापस लाओ, वरना याद रखना, मैं इस गांव में किसी का भी इलाज नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब, हमसे गलती हो गई। डर के मारे हम सही गलत समझ ही नहीं पाए। हमने बिना सोचे समझे फैसला कर लिया। वो यहीं पास के जंगल में एक गुफा में रह रहा है। हम अभी जाते हैं और उसे वापस लेकर आते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर गांव वाले तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद उन्हें पास ही एक गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर रामलाल और राधा बैठे थे। गांव वालों को अपनी ओर आते देख दोनों चौंक गए। गांव वाले उनके सामने आकर रुक गए। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। रामलाल, हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डर के कारण हम सही गलत समझ नहीं पाए। हमने तुम्हारी बात सुने बिना फैसला कर लिया। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। गलती तो आप लोगों से हुई है, पर उसका दर्द हमने सहा है। जिस गांव को अपना समझा, उसी ने बिना सच जाने हमें पराया कर दिया। हमने किसी का बुरा नहीं किया था, बस अफवाह की सजा मिली। लेकिन अगर आपको सच में अपनी गलती का एहसास है, तो मैं दिल में बैर नहीं रखूंगा। बस आगे से किसी बेगुनाह के साथ ऐसा मत करना। रामलाल, तुम सच में बड़े दिल वाले हो। हम तुम्हारे भरोसे पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। अब चलो, गांव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम सब मिलकर तुम्हें वापस लाने आए हैं। अब कोई तुम्हें यहाँ से जाने को नहीं कहेगा। कुछ पल की खामोशी के बाद रामलाल आगे बढ़ा। गांव वाले उनके साथ चल पड़े। इस बार रास्ता वही था, लेकिन एहसास बदल चुका था। उस दिन सिर्फ एक परिवार घर नहीं लौटा, बल्कि इंसानियत भी लौट आई। अफवाहें रिश्ते तोड़ देती हैं और सच्चाई उन्हें फिर से जोड़ देती है। डर नहीं, समझदारी से फैसले लें।